सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज बायोलॉजी के सेशन में जो मैंने बायोलॉजी पढ़ा रहा था उसमें हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जंतु जगत पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं कि कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है जंतुओं को या सभी ऑर्गेनिज़म को, है ना। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं आपका मोनेरा प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद आपका फंगी, वायरस, बैक्टीरिया तो इसी में आया था, मोनेरा में ही। फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, तो ये सारा चीज़ हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है वो टोटली कंसंट्रेटेड है एनिमल किंगडम पे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट वाले चीज़ हैं जो आपको समझना भी है और रटना भी है। समझ लीजिए, ये अगर आप ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आपको रटना पड़ेगा। बहुत डाटा है, बहुत फैक्ट है जिसको इसमें रटना ज़रूरी है। तो अगर आप में हिम्मत है तो ये चैप्टर पढ़िए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ना इतना आसान नहीं है। बायोलॉजी में वही इस चैप्टर को पढ़ सकता है जिसमें याद करने की कैपेसिटी, आप इसको ट्रिक से याद कीजिए या जैसे याद कीजिए, आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन ये चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न इसी से होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहेगा। ये चैप्टर रहेगा एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछता है, इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। एनिमल किंगडम, इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जितने भी स्पीसीज़ होते हैं उसको इस ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, यानी कि सबसे पहले किंगडम, फाइलम, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीन्स, फिर स्पीसीज़। इसको हम लोग पढ़ने का ट्रिक भी बताए थे। खूब पढ़ो क्लास ऑफ जीएस। के का मतलब खूब, पी पढ़ो क्लास ऑफ जीएस। तो के का मतलब हो गया किंगडम, पी का मतलब फाइलम, क्लास, ओ का मतलब ऑर्डर, एफ का मतलब फैमिली, जी का मतलब जीन्स और एस का मतलब स्पीसीज़। और जो हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखे थे, यानी कि जो द्विघात पद्धति है, जैसे होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस ये मानव का नाम है ना, ये ह्यूमन का नाम है, साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें पहला वाला अक्षर बताता है जीन्स और दूसरा वाला अक्षर बताता है स्पीसीज़, यानी कि जीएस, यही होता है। जैसे आप टाइगर का नाम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। तो पहला वाला जो बताएगा ये बताएगा जीन्स और दूसरा वाला बताएगा स्पीसीज़। उसी तरह लायन का है पैंथेरा लियो। तो पहला वाला बताएगा जीन्स, दूसरा वाला बताएगा स्पीसीज़। तो ये आपको पिछले क्लास में मैंने पूरे डिटेल में बता दिया था। आज हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं कि एनिमल किंगडम जो है ये किंगडम है, किंगडम। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि किंगडम को फाइलम में डिवाइड किए हैं। तो इस एनिमल किंगडम में कितना फाइलम है, हर एक फाइलम को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि ये जो चैप्टर है उसमें फाइलम पढ़ने वाले हैं मेनली। किंगडम तो यही है हमारा एनिमल किंगडम, लेकिन इस किंगडम में टोटल कितना फाइलम है उस फाइलम को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और इसको भी डिवाइड किया है दो तरीक़ा से, एक वर्टिब्रेट और एक नॉन वर्टिब्रेट, यानी कि एक कशेरुकी, एक अकशेरुकी। कशेरुकी यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, अकशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इस पार्ट में डिवाइड किया है फाइलम को। कशेरुकी में भी आपका 8 या 9 पार्ट है और अकशेरुकी में भी आपका बहुत सारा पार्ट है। इसको चलिए पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम, एनिमल जो है ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इसमें डेवलप्ड होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें आपका 40S, 60S और 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में जो है मोर देन वन माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लेकिन वही प्रोकैरियोटिक सेल जो हम लोग पिछले बार पढ़े थे उसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है। और यूकैरियोटिक होने के साथ साथ ये एनिमल किंगडम जो है वो मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुकोशिकीय है। आगे बढ़ते हैं। इनकी कोशिकाओं में, यानी कि जो एनिमल सेल्स हैं, एनिमल किंगडम है, एनिमल है, इनकी कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल केवल प्लांट कोशिकाओं में पाया जाता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सेल वॉल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसमें प्लास्टिड भी नहीं पाया जाता है, लवक, ठीक है। प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, हम बताए थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 पार्ट में डिवाइड किए गए थे। तो ये प्लास्टिड यानी कि लवक जो है इसमें नहीं पाया जाएगा एनिमल में। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाएगा,
यानी कि क्योंकि प्लास्टिड का ही पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक इसमें नहीं पाया जाएगा, इसलिए ये प्रकाश से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। इसलिए एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, यानी कि परपोषी विषमपोषी होते हैं, दूसरों के खाने पर आश्रित रहने वाले। जैसे कि मान लीजिए हम लोग प्लांट को खा सकते हैं, प्लांट को, कोई भी पौधा है ना, पालक साग खाते हैं, प्लांट ही है। कुछ भी खा रहे हैं, गोभी, गाजर, फल फूल जो भी है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग किसी प्लांट जो अपना खाना बनाता है और प्लांट के खाने को हम लोग खाते हैं, हम लोग हो गए परपोषी यानी कि विषमपोषी। आगे बढ़ते हैं, और ये वर्गीकरण का 7 स्टेप है, टैक्सॉन बोलते हैं इसको, वर्णक। ये सारा मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनिमल किंगडम जो है इसको 4 तरीके से विभाजित किया गया है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ लिए तो आपको इस चैप्टर में बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले शरीर संगठन के आधार पर एनिमल किंगडम का विभाजन, ठीक है, बॉडी कंपोजिशन के आधार पर। जैसे मान लीजिए बॉडी कंपोजिशन कैसे हो सकता है, सेल लेवल का हो सकता है। सेल यानी कि कोशिका, ठीक है, बहुत सारा सेल मिलकर क्या बनाता है, बहुत सारा सेल का ग्रुप मिलकर बनाएगा टिश्यू यानी कि उत्तक। बहुत सारा टिश्यू मिलकर बनाएगा ऑर्गन यानी कि अंग, और बहुत सारा अंग मिलकर बनाएगा अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारा बॉडी यानी कि शरीर बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझें कि सेल टाइप का यानी कि जो शारीरिक संगठन है, स्ट्रक्चर है, वो सेल लेवल का भी हो सकता है कि उसमें सिर्फ सेल हो, टिश्यू वगैरह सेल के बाद कुछ ना हो। ऐसा भी हो सकता है वो टिश्यू लेवल का हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑर्गन लेवल का हो, ऐसा भी हो सकता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं पॉरीफेरा जो है, ये पॉरीफेरा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पंजेज बोलते हैं, स्पंज, ठीक है। ये जनरली समुद्री जीव है, ये मैरीन एनिमल है, ये मैरीन हैबिटेट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सेल लेवल का इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। टिश्यू लेवल में बात करते हैं तो टिश्यू लेवल में आपका 2 होगा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है। तीसरा जो है आपका ऑर्गन लेवल का, तो इसमें हो जाएगा आपको प्लेटी हेलमिंथ यानी कि चपटा कृमि बोलते हैं इसी को, ठीक है। फीता कृमि इसी को बोलते हैं, ठीक है। टैप वार्म भी इसी को बोलते हैं, टैप वार्म, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथ, तो ऑर्गन लेवल का ये होगा प्लेटी हेलमिंथ। और इसके बाद जितना भी होगा वो सारा ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा, यानी कि अंग तंत्र लेवल का। हम लोग देखते हैं कि ये क्या 1 2 3 4 5 ही है कि और भी है। देखिए टोटल यहाँ पे 10 है। एनिमल किंगडम में निम्न फाइलम पाए जाते हैं, और ये सारे हम लोग नॉन कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं। अकशेरुकी, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। कशेरुकी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कशेरुकी में आ जाएगा जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बर्ड्स हो जाएगा, ठीक है, एनिमल्स हो जाएगा, सॉरी एनिमल्स बोलते हैं, बर्ड्स हो जाएगा। और इसके बाद आपका हो जाएगा रेप्टाइल्स, ठीक है, एम्फीबियन, इसका हो जाएगा आपका एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन के बाद आपका हो जाएगा मैमल्स, ठीक है, यानी कि हम लोग स्तनधारी। तो ये सारा होते हैं कशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ये 10 एग्जाम्पल देख रहे हैं ये अकशेरुकी की है, यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जिसमें आपका हो जाता है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथ, एस्किलो हेलमिंथ, एनीलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ECH होता है यहाँ पे, स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, इकाइनोडर्मेटा में ECHI, और हीमोकॉर्डेटा। तो इस सब के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सबका एग्जाम्पल पढ़ेंगे और किस टाइप का होता है वो भी पढ़ेंगे। तो ये जो पोरीफेरा है इसका स्ट्रक्चर होता है सेल लेवल का, यानी कि इसमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है, इसमें टिश्यू वगैरह कुछ नहीं पाया जाएगा। फिर सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा का बात करेंगे, इसमें आपका टिश्यू पाया जाएगा, ऑर्गन लेवल का नहीं पाया जाएगा, ये टिश्यू लेवल का। प्लेटी हेलमिंथ ये ऑर्गन लेवल का है, यानी कि ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है यहीं से, प्लेटी हेलमिंथ से। फिर इसके बाद जितना है आपका 5 6 7 8 9 10, ये सारा आपका क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ये दोनों, और वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। तो यही हो गया पहला, शारीरिक संगठन के आधार पर एनिमल किंगडम का विभाजन आप लोग समझ लिए। ये किस लेवल का होगा, सेल लेवल का है कि टिश्यू लेवल का है कि ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। इस चारों में से किस लेवल का है यही बताता है शारीरिक संगठन के आधार पर एनिमल किंगडम का विभाजन। आगे आते हैं दूसरा सिमेट्री के आधार पर, सिमेट्री यानी कि सम्मिति के आधार पर, ठीक है, सम्मिति के आधार पर जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम का विभाजन।
सिमेट्री आपका तीन तरीका से, सिमेट्री को हिंदी में बोलते हैं सममिति, ठीक है। सिमेट्री को तीन तरीके में डिवाइड किया है। पहला एसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्रिक, दूसरा है रेडियल सिमेट्री, तीसरा है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। यानी कि आपका यही तीन तरीका है किसी भी सिमेट्री को डिस्क्राइब करने का। या तो वो एसिमेट्रिक होगा यानी कि असममिति, कोई सिमेट्री होगा ही नहीं उसमें। जैसे मान लीजिए अमीबा, ये मान लीजिए अमीबा का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये अमीबा का बॉडी है, अमीबा। ऐसा बहुत सारा बॉडी हो सकता है जो एसिमेट्रिक हो। तो इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए केंद्र है, ये क्या है, ये जहाँ भी मिडिल वाला पॉइंट है वो हम केंद्र दिखा रहे हैं। ये क्या है, केंद्र, केंद्र यानी कि सेंट्रल। केंद्र किसको बोलेंगे, केंद्र जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो या सेंटर ऑफ मास हो, ठीक है, जो भी हो, या तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लीजिए या सेंटर ऑफ मास ले लीजिए, ठीक है। जनरली सेंटर ऑफ मास ही लीजिए, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को केंद्र बोल देते हैं, ठीक है, केंद्र। यानी कि हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बहुत सारा प्लेट खींच दिए, एक प्लेट लिए, ये दूसरा प्लेट खींच दिए, ये तीसरा प्लेट खींच दिए, यानी कि बहुत सारा प्लेट खींच दिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी एक प्लेट इसको दो बराबर भागों में, यानी कि यहाँ पर प्लेट खींचे तो एक राइट साइड वाला पार्ट हुआ और एक लेफ्ट साइड वाला पार्ट हुआ, तो इसको अगर बराबर भागों में विभाजित कर देता है, दो बराबर भागों में, तो इसको बोल देंगे सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पर सिमेट्री है ही नहीं। देखिए, केंद्र से गुजरने वाला कोई भी तल यानी कि प्लेन ऐसा नहीं होगा जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। यानी कि ऐसा कोई भी प्लेन हम लोग बीच से खींच देंगे तो इसको दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा। जैसे कि इधर आपका देख लीजिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वाला लाइन खींचते हैं, इधर देखिए नीचे में इतना बढ़ा हुआ है, इधर भी तो नीचे बढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि मिरर इमेज होना चाहिए। मिरर इमेज यानी कि दर्पण में जैसा आपका प्रतिबिंब बनता है वैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक है, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पर लेंगे तो देखिए इसका मिरर इमेज बनने के लिए ऐसे होना चाहिए था, जैसे इधर साइड ऐसे है तो इधर भी ऐसे होना चाहिए था। तो ये देख के लग रहा है कि ये मिरर इमेज नहीं बन रहा है, तो ये आपका एसिमेट्रिक होगा, असम्मति होगा। और इसका एग्जाम्पल में कौन आ जाता है, पोरीफेरा, जो कि सेल लेवल का है। यानी कि पोरीफेरा जो है उसमें हम लोग सेल लेवल का भी बोल सकते हैं और इसमें एसिमेट्रिक नेचर भी बोल सकते हैं। अगला आते हैं रेडियल सिमेट्री। अगला क्या है, रेडियल सिमेट्री यानी कि अरीय सममिति। यानी कि अगर कोई सर्कल या गोला बनाते हैं, कोई सर्कल या गोला बनाते हैं, ये उसका केंद्र है, केंद्र से अगर कोई हम लोग प्लेन खींचेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक सर्कल का काम करेगा, इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। केंद्र से गुजरने वाला प्लेन इसे दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। ये हो गया रेडियल सिमेट्री। इसमें हो जाएगा आपका सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, CT। इसका ट्रिक क्या है, CT, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, ठीक है। अगला बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व सममिति, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री को हम लोग समझते हैं कि मानव का एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ये बीच से एक ऐसा और हम लोग कहीं से भी खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे तो दो हाथ जो ऊपर में दिख रहा है, तो क्या दो हाथ नीचे नहीं दिखेगा, तो एकदम एग्जैक्ट मिरर इमेज या वाटर इमेज नहीं बनेगा। तो ये आपका बाइलेटरल सिमेट्री वही कहता है कि आपका दो बराबर भाग में नहीं बांटेगा, और बांटेगा भी तो केवल एक ऐसा प्लेन होगा, केवल एक ऐसा प्लेन होगा जिसे दो बराबर भागों में विभाजित कर सकता है, तो ये बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें देखिए, इसमें आपका रेडियल सिमेट्री में क्या है, बहुत सारा प्लेन है, इधर भी खींचेंगे तो दो बराबर भागों में बांट देगा, इधर भी खींचेंगे तो दो बराबर भागों में बांट देगा, इधर भी खींचेंगे तो दो बराबर ऊपर नीचे में बांट देगा। यानी कि ऐसा इन्फिनिटी प्लेन होगा, इनफाइनाइट प्लेन होगा, ठीक है, जो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। एसिमेट्रिक में तो एको को प्लेन नहीं होगा, इसमें इनफाइनाइट प्लेन होगा। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होगा, यानी कि द्विपार्श्व सममिति में केवल एक ऐसा प्लेन होगा जो इसको दो बराबर भाग में बांटेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये प्लेन खींचते हैं तो एक आँख इधर, एक आँख इधर। नाक में देखिए, नाक का बात करते हैं तो नाक का एक छेदा इधर, एक छेदा इधर। मुंह का बात करते हैं तो 16 दांत इधर, 16 दांत इधर, 32 दांत होता है ना। अब गर्दन का बात करते हैं तो आधा गर्दन इधर, आधा गर्दन इधर। इधर का बात करते हैं, छाती का बात करते हैं तो एक लेफ्ट साइड इधर, राइट साइड इधर। उसी तरह राइट वाला हाथ इधर, लेफ्ट वाला हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, ठीक है। उंगली में इधर 5 उंगली इधर, 5 उंगली इधर। तो ये समझिए एकदम एग्जैक्ट उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति। और इसको डिवाइड करने वाला केवल एक प्लेन होगा और ये अन्य सभी हो जाएगा। यानी कि पहला वाला एग्जाम्पल में हो गया पोरीफेरा जो कि सेल लेवल का था, दूसरा में CT, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, और ये दोनों टिश्यू लेवल का भी था,
ठीक है, टिश्यू लेवल का भी था और इसमें ये दोनों पार्ट में भी डिवाइड हुआ। बाकी सब जितना भी बचा, बाकी सब कौन कौन बचा देखिए, इस दोनों के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हो जाएगा आपका बाइलेटरल सिमेट्री। तो जब हम आप लोग को ये पढ़ाएंगे, प्लेटी हेलमिथ पढ़ाएंगे, तो लिख देंगे कि इसका सेल बॉडी जो है वो ऑर्गन लेवल का होता है, ठीक, और इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होता है, जो भी है वो हम आपको वहाँ पे लिखाएंगे। तो अगर आप अभी नहीं समझेंगे कि सिमेट्री कैसे होता है या किस आधार पर जंतु जगत को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको उस समय नहीं समझ में आएगा। और हर ग्रुप का एक स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि स्पेशल लक्षण होता है। वो स्पेशल लक्षण भी पढ़ेंगे, जैसे कि इसके उत्सर्जी अंग को क्या बोलेंगे, सांस लेने वाले अंग, इसके श्वसन अंग को क्या बोलेंगे, ठीक है। जितना भी चीज़ है सबका अपना अपना अलग होगा, सबका अपना अपना अलग होगा। वो सारा चीज़ हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तभी हम लोग को समझ में आएगा। तीसरा जो डिवीज़न है जनन स्तर के आधार पर, यानी कि रिप्रोडक्टिव लेयर का बात करेंगे, तो सबसे पहले याद रखिए पोरीफेरा में कोई रिप्रोडक्टिव लेयर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये होता है यूनिसेलुलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर का बात नहीं कर रहे हैं। ये पोरीफेरा जो है ये आपका एक सेल लेवल का होता है, सेल लेवल का इसमें स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर नहीं है, ये एक सेल लेवल का है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एक सेल लेवल का है। ये टिश्यू लेवल तक का भी होता ना, तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ इसमें रिप्रोडक्टिव लेयर पाया जा सकता था। अब देखिए रिप्रोडक्टिव लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। पहला डिप्लोब्लास्टिक, जिसको द्विकोरकी बोलते हैं, और तीसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिकोरकी बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हुआ कि इसमें इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म नहीं होगा, केवल इसमें इक्टोडर्म होगा और इंडोडर्म होगा, और इसके अलावा दोनों में से कुछ नहीं होगा, मेसोडर्म नहीं होगा। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक का बात करते हैं, त्रिकोरकी, इसमें इक्टोडर्म भी होगा, इंडोडर्म भी होगा, और इसके बीच में मेसोडर्म भी होगा, यानी कि, और इसका वही एग्जाम्पल है सीटी। इसका एग्जाम्पल भी कौन है? डिप्लोब्लास्टिक का सीटी यानी कि सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। इसका भी एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे सीटी, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जितना है सब क्या हो जाएगा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर का, ठीक। अब ये समझते हैं कि इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म यूज़ क्या है। जैसे आपसे पूछेगा कि हड्डी बनाने में, ये जितने भी जीव हम आपको बताए हैं उसमें हड्डी बनाने में किसका काम होता है? मेसोडर्म का। ये पूछ देता है क्वेश्चन आपसे, हार्ट बनाने में कौन का यूज होता है? मेसोडर्म। ब्लड बनाने में क्या यूज होता है? मेसोडर्म। ब्रेन बनाने में क्या यूज होता है? इक्टोडर्म, ठीक है। तो ब्रेन बनाने के लिए इक्टोडर्म। तो एक चीज़ समझिएगा कि मेसोडर्म जो है वो आपका इस दोनों में नहीं है, इस दोनों में नहीं है। तो आप समझ लीजिएगा इस दोनों में आपका हार्ट और ब्लड नहीं होगा। ये देखिए ये टेक्निक है समझने का कि मेसोडर्म है ही नहीं तो हार्ट और ब्लड बनाएगा कहाँ से, यानी कि सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में हार्ट और ब्लड नहीं होगा। ये समझने का आप कितना अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर आप अभी समझ जाते हैं, ये जो डिवीज़न हम बताएं आपको 3 तरीका से, पहला शारीरिक संगठन के आधार पर, दूसरा आपका सिमेट्री के आधार पर डिवीज़न, और तीसरा हम आपको जनन स्तर के आधार पर बताए हैं। तो ये अगर आप समझ जाते हैं कि किस स्तर तरीका से जंतु जगत का वर्गीकरण किया गया है, तो जब हम वर्गीकरण बताएंगे तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगला आते हैं सीलोम यानी कि देह गुहा के आधार पर विभाजन, ठीक है। इसमें देखिए देह गुहा क्या होता क्या है। देखिए जो आपका बॉडी वॉल होता है, जो शरीर का जो भित्ति है, शारीरिक भित्ति होती है हमारी, उस बॉडी वॉल और आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, इसके बीच में गैप होता है, ठीक है। बॉडी वॉल और आहार नाल के बीच में, बॉडी वॉल और आहार नाल के बीच में एक गैप होगा, इसी गैप को बोलते हैं सीलोम यानी कि देह गुहा, ठीक है, देह गुहा। तो देह गुहा के आधार पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एसीलोमेट यानी कि अगुहीय, ठीक है, यानी कि इसमें ये सीलोम पाया ही नहीं जाएगा, एकदम नहीं पाया जाएगा, यानी बीच में कोई गैप पाया ही नहीं जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिथ, यानी कि पहला चार गो होगा एसिलोमेटिक। इसका स्यूडो यानी कि कूटगुहीय, यानी कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सीलोम नहीं पाया जाएगा, तो इसके जगह क्या होगा, कुछ ऐसा पाउच जैसा रहेगा, पाउच जो आपको लगेगा कि सीलोम है, यानी कि वो सीलोम नहीं है, पाउच है। एक्चुअली में वो क्या है, वो पाउच है, लेकिन लगेगा कि सीलोम है, देह गुहा है। इसमें बॉडी वॉल, देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच में मेसोडर्म के पाउच रहते हैं।
किसके पाउच रहते हैं? मेसोडर्म के पाउच रहते हैं, ठीक है, जो सीलोम की तरह दिखता है परंतु सीलोम होता नहीं है, बताए थे। ये आपको मेसो एक्चुअली होता क्या है उसके बीच में? मेसोडर्म। तो जब भी उस गैप में मेसोडर्म होगा, सीलोम नहीं होगा, मेसोडर्म होगा, उसको बोलेंगे सीडोसीलोमेट, यानी कि सीडो मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक यानी कि कूट गुहिये। आपको लगेगा कि वो सीलोम है, गुहा है, लेकिन गुहिया होगा नहीं, वो सीलोम नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल एकमात्र है एस्की हेलमिंथ। इसका एग्जाम्पल एकमात्र कौन है? इसका स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, CHI होगा, ठीक है, यहाँ गलती हो गया है। और लास्ट वाला है सीलोमेट, यानी कि प्रगुह्य, यहाँ इसमें सीलोन पाया जाएगा, इसमें वास्तविक सीलोम पाए जाते हैं, इसके अलावा बाकी सब, यानी कि 1 2 3 4, पहला 4 गुम हो गया ए सीलोमेट यानी कि अगुह्य, सीलोम पाया ही नहीं जाएगा। दूसरा वाला में सीलोम पाया जाएगा तो वो सीलोम होगा नहीं, बल्कि उसके जैसा दिखने वाला होगा, वो एक्चुअली में है मेसोडर्म, लगता है सीलोम की तरह, लेकिन वो सीलोम होता नहीं है। तीसरा है सीलोमेट यानी कि प्रगुह्य, इसमें वास्तविक सीलोम पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल अन्य सभी बाकी सभी, जैसे कि आपका प्लेटी हेलमिंथ वगैरह सब हो गए, जितना भी हो गया उसके बाद वो सारा सीलोमेट होता है। तो ये आपका 4 तरीका का डिवीज़न हम इसमें बता दिए हैं। इसके बाद हम लोग बताते हैं कॉर्डेटा यानी कि कशेरुकी और नॉन कॉर्डेटा यानी कि अकशेरुकी में अंतर क्या होता है। कॉर्डेटा का बात करते हैं कशेरुकी, और नॉन कॉर्डेटा का बात करते हैं अकशेरुकी। तो समझिएगा, कॉर्डेटा जो होता है कशेरुकी यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, दिमाग लगाइएगा, इसमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड पाया जाएगा, ठीक, रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, इसमें नोटोकॉर्ड यानी कि कॉर्डेटा में आपका नोटोकॉर्ड भी पाया जाएगा, ठीक है। और इसमें हॉलो जो है डॉर्सल नर्व पाया जाएगा। डॉर्सल का मतलब होता है पीछे का, पिछला हिस्सा, ठीक है, यानी कि इसमें पिछला हिस्सा जो है, पिछला हिस्सा में जो नर्व है वो हॉलो होगा, मतलब खोखला, ठीक है। लेकिन जब उसी तरह हम नॉन कॉर्डेटा का बात करते हैं तो इसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया गया था कॉर्डेटा में, और अकशेरुकी में क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड नहीं पाया जाएगा। इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाएगा, जस्ट उल्टा, दोनों वर्टिब्रल कॉलम और नोटोकॉर्ड इसी को बोल देते हैं रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी आप समझ लीजिए, नहीं पाया जाएगा। इसमें वेंट्रल नर्व्स पाया जाता है, जैसे इसमें डॉर्सल नर्व पाया जाएगा यानी कि पीछे तरफ नर्व पाया जाएगा, तो इसमें वेंट्रल यानी कि आगे की तरफ नर्व्स पाया जाएगा। किसमें? अकशेरुकी में। आगे आते हैं, प्रेजेंस ऑफ फिरिंजियल गिल्स यानी कि ग्रसनी गलफड़ा यहाँ पे पाया जाएगा कशेरुकी में, जबकि यहाँ पर फ्रिंजियल गिल्स यानी कि ग्रसनी गलफड़ा नहीं पाया जाएगा। हार्ट का बात करें तो इसमें वेंट्रल हार्ट पाया जाएगा, यानी कि हार्ट पीछे की तरफ पाया जाएगा, पीछे की तरफ कशेरुकी में, और इसमें वेंट्रल मतलब आगे की तरफ हार्ट पाया जाएगा। लेकिन वही अगर अकशेरुकी का बात करें नॉन कॉर्डेटा का, तो इसमें डॉर्सल हार्ट पाया जाएगा, यानी कि पीछे की तरफ हार्ट आपका पाया जाएगा। इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बात करेंगे तो क्लोज्ड होता है, यानी कि बंद होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। किसमें? आपका कशेरुकी में, यानी कि कॉर्डेटा में। लेकिन इसका एक अपवाद आपसे एग्जाम में पूछता है, फिश यानी कि मछली में क्या होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। उसी तरह अकशेरुकी का बात करें तो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, इसका कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। अब कशेरुकी का बात करें तो इसमें RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, RBC में, ठीक है। जबकि अकशेरुकी का बात करेंगे तो इसमें प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कशेरुकी का। इसका 5 एग्जाम्पल है। पीसेज यानी कि मत्स्य, जिसको पहला कशेरुकी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला जो अर्थ में आया था, जिसके पास रीढ़ की हड्डी थी, नोटोकॉर्ड था, ठीक है, वो था पीसेज यानी कि मछली, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें 2 चैम्बर होता है, क्या होता है? 2 चैम्बर। उसी तरह आते हैं एम्फीबियन यानी कि उभयचर जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं। इनके पास आपका 3 चैम्बर पाया जाएगा, 3 चैम्बर ऑफ हार्ट में 3 चैम्बर पाया जाएगा। रेप्टाइल्स का बात करें सरीसृप, तो इसमें भी आपका 3 चैम्बर पाया जाएगा। लेकिन रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। मगरमच्छ जो है वो रेप्टाइल्स है यानी कि सरीसृप है, लेकिन मगरमच्छ के हार्ट में 4 चैम्बर पाया जाता है, 4 चैम्बर पाया जाता है। देखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे, पहले मछली में 2 चैम्बर हार्ट था, फिर एम्फीबियन यानी उभयचर में 3 चैम्बर हार्ट हुआ, फिर उसी तरह आपका इसमें बात की रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर हार्ट हो गया। मैमल्स का बात करें स्तनधारी, तो ये भी, इसमें भी आपका 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। एव्स यानी कि पक्षी का बात करें, इसमें भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। पक्षी का बात करें तो ये तो देख लिए हम लोग कशेरुकी का 5 वर्ग, ठीक है। अब अकशेरुकी में आपका होता है प्रोटोजोआ, जो कि यूनिसेलुलर है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड जो है ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में प्रोटोजोआ के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और मेटाजोआ
जो कि मल्टी सेलुलर होता है। मेटाजोआ के बारे में हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आपका ये टोटल 10 कैटेगरी कहाँ बताया है, देखिए ये नॉन कॉर्डेटा यानी कि अकशेरुकी का जो मेटाजोआ वाला पार्ट है उसमें यही 10 वो है, पोरीफेरा, सीडेंट्रेटा, टीनोफेरा, ये टोटल 10 कैटेगरी। यानी कि आपको मैं बता चुका कि जो कशेरुकी है कॉर्डेटा, इसमें आपका 5 कैटेगरी हो गया, पीसेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स और एव्स यानी कि पक्षी। और ये जो आपका अकशेरुकी है यानी कि नॉन कॉर्डेटा, उसमें आपका 2 कैटेगरी है, जिसमें से प्रोटोजोआ पिछले क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। मेटाजोआ में 10 फाइलम है, जिसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग कशेरुकी को देखेंगे, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स है, ये पांचों पार्ट, पीसेस, मछली, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एव्स, इस पांचों के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। सॉरी, वर्टिब्रेट्स, चलिए इधर है आपका। ये आपका वर्टिब्रेट्स यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग नॉन वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और कशेरुकी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वर्टिब्रेट्स जो है कशेरुकी, इसको 5 वर्ग में डिवाइड किया गया। पीसेस यानी कि मत्स्य, एम्फीबियन यानी कि उभयचर, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, एव्स यानी कि पक्षी, मैमल्स यानी कि स्तनधारी। ये आप समझिएगा कि एव्स जो होते हैं पक्षी और मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी, ये दोनों आपके वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल कहने का मतलब कि ये होम्योथर्मिक है, नियत तापी है। यानी कि ये मैमल्स का बात कर लेते हैं। मानव जो है मैमल्स है, वो कितना भी कहीं भी चल जाए, वो सियाचिन ग्लेशियर में भी चल जाए, उसका ब्लड का जो टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। यानी कि ये तापमान चेंज होने पर अपने शरीर का तापमान जो है, इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, उसको वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, यानी कि नियत तापी जंतु बोलते हैं। उसी तरह ये पीसेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, इस तीनों को क्या बोलते हैं? इस तीनों को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, यानी कि नियत तापी, अनियत तापी, ठीक है। ये तीनों जो है अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं जगह के हिसाब से। ज़्यादा ठंडा वाले जगह पे जाएंगे तो ये अपने शरीर को, अपने खून को, हर चीज़ को वो क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे, ठीक है। यानी कि और गर्म वाले जगह पे जाएंगे तो गर्म कर लेंगे। यानी कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं समय के साथ, इसीलिए इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, अनियत तापी एनिमल। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पीसेज, मत्स्य के बारे में पढ़ते हैं। पीसेज वर्ग यानी कि मत्स्य वर्ग, इसमें सारे फिश आ जाते हैं, यानी कि मछली आ जाते हैं। स्टडी ऑफ फिश को क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी, ठीक है। मछली का पालन यानी कि मछली को पालने की कला को क्या बोलते हैं? पीसीकल्चर यानी कि मत्स्य पालन। ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है? ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। हम आपको एक वीडियो बताया है जिसमें बायोलॉजी का पार्ट 1 या पार्ट 2, इसमें आपको समझा दिए जितने भी तरह के रिवॉल्यूशन हैं सब बता दिए। ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, आपका ग्रे रिवॉल्यूशन, सारा, ब्लैक रिवॉल्यूशन, पेट्रोलियम, सब चीज़ बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो पीसेज का बात करते हैं मत्स्य वर्ग का, तो इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि 2 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। 2 कक्षीय का मतलब है एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, यानी कि एक आलिंद और एक नीलय, ठीक है। इसे हम लोग वीनस हृदय भी बोलते हैं। वीनस हृदय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड जो है आपका मिक्स हो जाता है, ठीक, यानी कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त मिक्स हो जाता है। शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं? ऐसा रक्त जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। हम पढ़ाए थे हार्ट वाले चैप्टर में। तो प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड से कंफ्यूज नहीं करना है। ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन को लेके आए और ऐसा ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाए, उसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। और ये 2 चैम्बर्ड होता है, यानी कि हार्ट में आपका 2 ही चैम्बर है। तो यहाँ एक में प्योर आएगा, एक में इम्प्योर आएगा, और चैम्बर आपका एक तो पाइप होगा दोनों में, तो मिक्स हो जाएगा, ये ब्लड मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए इसको वीनस हृदय बोलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी आपके ये 5 वर्टिब्रेट्स हैं, इस सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है, सब में। लेकिन एक अपवाद है मछली, इसमें भी क्लोज्ड, इसमें भी क्लोज्ड, इसमें भी सब में क्लोज्ड, लेकिन इसका एक अपवाद हो जाता है, मछली इसमें ओपन हो जाता है। तो यहीं भी वही हम यहाँ पे लिखा दिए हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इसमें श्वसन जो है क्लोम से, या फिर जिसको गिल बोलते हैं, गलफड़ा बोलते हैं, इसके द्वारा आपका श्वसन किया जाता है। उत्सर्जन करने के लिए किडनी यानी कि वृक्क पाए जाते हैं इसमें। एक क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है कि मछली के उत्सर्जी पदार्थ में क्या पाया जाता है?
गुआनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, गुआनिन। ये आपका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। और ये जो है आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी कि पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक यानी कि अनियततापी। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का दूसरा नाम है पोइकिलोथर्मिक, ठीक है। और ये मछली, पोइकिलोथर्मिक कौन कौन होगा? मछली होगा, उभयचर होगा, सरीसृप होगा। पहले बताती हैं, ये तीनों आपका पोइकिलोथर्मिक है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड एनिमल का दूसरा नाम होमियोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, इनके त्वचा पर स्केल्स यानी कि सल्क पाए जाते हैं। स्केल्स देखे होंगे मछली में, ऐसे 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 स्केल्स पाए जाएंगे, सल्क, ठीक है, सल्क पाए जाएंगे। लेकिन इसके बॉडी में कोई भी स्किन, ठीक है, हेयर, इनके स्किन पर कोई भी हेयर या एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाएगा। एक्सटर्नल ईयर का मतलब पीना, ठीक है, नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। इसका एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, ब्लू व्हेल और शार्क। ब्लू व्हेल और शार्क के में आपका स्किन एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, हेयर पाया जाता है, ठीक है। अंडे देने वाली जंतु, ठीक है, उसको ओविपेरस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, 1 2 3 4, ये चारों अंडा देती है, सिर्फ और सिर्फ अंडा देती है, ठीक है। लेकिन जब मानव का बात करते हैं, मैमल्स का बात करते हैं, तो इसमें अंडा भी देती है और डायरेक्ट बच्चा को भी जन्म देती है। तो इसमें आपको हम टाइप बताएंगे, मैमल्स में हम समझा देंगे कि ये अंडज भी होती है और जरायुज भी होती है। जरायुज मतलब कि विविपेरस, ठीक है। जो अंडा को जन्म देती है उसको ओविपेरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मछली जो है वो ओविपेरस है, यानी कि अंडज है, मत्स्य है। सबसे बड़ी मछली का बात करें तो व्हेल शार्क, और सबसे छोटी मछली का बात करें तो ट्रिमेटोमेनस। याद रखिएगा, इतने डिटेल से जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यूट्यूब में वीडियो जल्दी मिलेगा नहीं इतना डिटेल में आपको, ठीक है। और मैं पूरे डिटेल से एक एक कंसेप्ट को और हर एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन को कंपाइल करके लाया हूँ आपके सामने। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इसमें आप अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको लगेगा कि इसमें हज़ारों क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो उसको कंपाइल किया है, एक वर्ग में डिवाइड किया है, एक जगह आपको सामने में दे दिया कि आपको पढ़ने में आसानी हो, तो आप आराम से इसको पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, इतना आसान तरीका से आपके सामने पेश किया जा रहा है, पढ़िए और एग्ज़ाम निकालिए। और एग्ज़ाम निकाल के आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, बताइए कि सर आपका वीडियो पढ़ा तो मुझे ये फ़ायदा हुआ। आगे आते हैं ट्रू फिश। कुछ मछलियाँ होती हैं जो ट्रू फिश होती हैं, ठीक है, वो वास्तविक मछली हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिसका नाम में फ़िश लगा हुआ रहेगा लेकिन वो मछली नहीं होती। तो दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रू फिश का बात करते हैं। तो ट्रू फिश में आपका शार्क हो जाएगा। शार्क का नाम है स्कॉल्डियन, ठीक है। शार्क का क्या नाम है? स्कॉल्डियन। इसमें शार्क में बोन नहीं पाया जाता है। और शार्क को हम लोग डॉग फिश भी बोलते हैं, डॉग फिश। तो आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि शार्क को डॉग फिश भी बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस जो है, इसको सी फिश या सी हॉर्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, सी फिश या सी हॉर्स भी बोलते हैं। यह सबसे धीमी चलने वाली मछली है। यह क्या है? सबसे धीमी चलने वाली मछली। तो ये एक मछली है हिप्पोकैम्पस। इसको सी हॉर्स समझ के आदमी क्या बोलते हैं? घोड़ा समझ लेते हैं, और घोड़ा मैमल्स में आता है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। हिप्पोकैम्पस क्या है? एक फिश है। अब इसी में एक एग्जांपल नोट याद रख लीजिएगा कि सी काव, जिसको हम लोग ड्यूगोंग बोलते हैं भारत में, ये आपका मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। सी काव, सी लाइन, डॉल्फिन, व्हेल, ये मछली नहीं है ना, ये मैमल्स है, इसलिए इसको ट्रू फिश में नहीं रखेंगे। तो ये चारों, सी काव, सी लाइन, डॉल्फिन और व्हेल, ये आपका मैमल्स है, ये मछली नहीं है। इसीलिए हमको बता दिए कि सी हॉर्स जो है वो एक मछली है। तो जो मछली है, आपसे एग्जाम डायरेक्टली पूछता है कौन मछली है, कौन मछली नहीं है। आगे, गैम्बूसिया एक मछली है जिसको मॉस्किटो फिश बोलते हैं। यह मच्छर के लार्वा को खा जाती है ठीक है। तालाब, कुएँ, इस सब जगह पर मच्छर को मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं गैम्बूसिया का। तो ये आपको याद रखना है। गैरारोसा, जब आप मॉल में जाते होंगे तो एक टब रखा होगा, उसमें पानी रखा होगा, उसमें मछली रखी होगी, ठीक है। और उसमें लोग जाते हैं, अपना पैर देते हैं और मछली आते हैं, उनके पैर को खाते हैं, ठीक है। पैर को खाते हैं, पैर में गुदगुदी जैसा फील होता है, ठीक है। तो मॉल में तलवे का मसाज करने के लिए ये गैरारोसा, इसको डॉक्टर्स फिश भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका डेड सेल है, पैर का डेड सेल, उसको खा जाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, गैरारोसा जो है डॉक्टर्स फिश, इसको, ये भी ट्रू मछली है, ये वास्तविक मछली है। स्टोन फिश का बात करते हैं, ये सबसे विषैली मछली है, सबसे विषैली मछली। और कुछ ट्रू फिश का बात कर लेते हैं। देखिए रैट फिश, ठीक है, रैट फिश लगेगा रैट है, लेकिन ये रैट फिश ट्रू फिश है। टाइगर फिश, ठीक है। सिम्बियम, कॉर्ड फिश, गिटार फिश। कॉर्ड फिश और गिटार फिश को ऐसे याद रखते हैं, गिटार में ही तो कॉर्ड होता है। जो गिटार जो आपका होता है उसमें तार ऐसे ऐसे लगा हुआ रहता है, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो गिटार फिश और कॉर्ड फिश, ठीक है।
फ्लाइंग फिश, सकर फिश। फ्लाइंग फिश और सकर फिश हम आपको आगे बताएंगे फ्लाइंग फिश क्या होता है, वो आगे समझाएंगे, आगे आने वाला है। फॉल्स फिश का बात करते हैं, कुछ गलत मछली जो आपको लगेगा कि फ़िश उसमें वर्ड लगा हुआ है लेकिन वो मछली नहीं है। जैसे जेली फिश, लग रहा है कि फ़िश है लेकिन ये क्या है, ऑरेलिया। इसका साइंटिफिक नेम है ऑरेलिया और ये सीलेंट्रेटा में आती है। हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे सीलेंट्रेटा वगैरह के बारे में। स्टार फिश, जो लगेगा कि आपका मछली है, फिश वर्ड दिख रहा है लेकिन ये इसका साइंटिफिक नेम है एस्टेरियस और ये इकाइनोडर्मेटा में आता है। किस में आता है, इकाइनोडर्मेटा में। उसी तरह आता है कटल फिश, कटल फिश, ये इसका साइंटिफिक नेम है सीपिया, ठीक है, और ये मोलस्का में आता है, मोलस्का वर्ग में, ठीक है। उसी तरह हम आगे आते हैं डेविल फिश जिसको ऑक्टोपस बोलते हैं, याद रखिएगा ऑक्टोपस का नाम है डेविल फिश और ये मोलस्का में आता है। तो आपसे पूछ देगा कि डेविल फिश किस में आएगा, आप फिश देख के मार दीजिएगा कि वो मछली में है, लेकिन वो मछली नहीं है, एक्चुअली वो मोलस्का है, ठीक है। रेजर फिश इसको सोलेन, इसका नाम है सोलेन, ठीक है, और ये भी मोलस्का वर्ग में आती है। सिल्वर फिश का बात करते हैं तो इसको आप ऐसे याद करिएगा, सिल्वर सेल क्रे, यानी कि सिल्वर फिश, सेल फिश, क्रे फिश, ये तीनों आती है आपकी ऑर्थ्रोपोडा में। ऑर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट वगैरह आते हैं, जितने भी कीट वगैरह आते हैं वो ऑर्थ्रोपोडा में ही आते हैं और ये सबसे बड़ा संघ है, 2/3 यही है, ठीक है। जितने भी जीव हैं उसका 2/3 अकेला यही है। और सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा संघ है आता है आपका मोलस्का, सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा संघ आता है मोलस्का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन मछली सीलेंट्रेटा में है, कौन मोलस्का में भी 3 गो है, देखिए कटल, डेविल, रेजर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, डेविल जो होगा यानी कि दानव, वो रेजर से काट देगा, डेविल आपको रेजर से काट देगा। तो डेविल फिश, रेजर फिश और कटल फिश, तो ये आपको मोलस्का में आ जाएगा। तो मोलस्का आपका याद हो गया तीनों, मोलस्का आपको ये तीनों याद हो गया। और सिल्वर सेल क्रे ये आपका आ जाएगा आर्थ्रोपोडा में। तो ये आपको 3 याद हो गया। बाकी बचा जेली फिश और स्टार फिश, इसको याद करना है। जेली फिश सीलेंट्रेटा में आता है और स्टार फिश आपका इकाइनोडर्मेटा में। देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा, स्टार आपका कहाँ होगा, स्काई, इकाई मतलब स्काई है ना, इकाइनोडर्मेटा, इसको ऐसा बोल सकते हैं, इकाइनोडर्मेटा को स्काइनोडर्मेटा, यानी कि स्काई में आपको क्या दिखेगा, आसमान में तारे दिखेंगे, स्टार फिश। आप अपना रिलेट करके, मैं जब याद करता था तो ऐसे ही रिलेट करके याद कर सकता। अब आपको यहाँ पे याद कराने लगूंगा तो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये बहुत आपका याद करने वाला चैप्टर है, इसमें आपको बहुत चीज़ याद करना होगा, लेकिन एक बार आप याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आप समझ लीजिए बहुत विद्यार्थियों से आगे बढ़ जाइएगा। आगे, मीठे पानी में खाई जाने वाली मछली, आप ये BSSC CGL है ना, BSSC CGL के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मछली खाई जाने वाली नहीं है, ठीक है। तो केटला, सबसे पहले समझिए खाई जाने वाली मछली कौन है, वो याद कर लीजिए। तो जो नहीं खाने वाली मछली होगी वो आप ऑप्शन छाड़ देंगे। जैसे केतला मछली खा सकते हैं, रोहू खा सकते हैं, कॉमन कॉर्प खा सकते हैं, लोबियो खा सकते हैं, मृगला खा सकते हैं, ठीक है। और समुद्री मछली जो है यानी कि समुद्र में पाई जाने मछली जिसको आप खा सकते हैं वो हिल्सा है, सार्डिन है, मैकरल है और पम्परेट है। ये 4 समुद्री मछली आपको याद रखना है, ये चारों का नाम। ये समुद्र में पाई जाने वाली मछली है जिसको हम लोग खा सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी समुद्री मछली जिसको नहीं खा सकते हैं, हिल्सा, सार्डिन, मैकरल और एक दे देगा केटला। आप समझिएगा केटला तो खा सकते हैं लेकिन केटला मीठे पानी की, आपसे क्वेश्चन पूछता है समुद्री पानी की, तो आप समुद्री पानी में आपको ये चारों याद रखना है। इस चारों के अलावा जो होगा उस ऑप्शन को छांट देना है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। आगे, सबसे बड़ी मछली वेल और शार्क। देखिए शार्क का बात करेंगे तो शार्क एक मछली है, ठीक है, शार्क क्या है, एक मछली है। लेकिन वेल जो है एक स्तनधारी है। वेल और शार्क को मिला देंगे तो ये बन जाएगी सबसे बड़ी मछली। सबसे छोटी मछली ट्रिमेटोमेनस। अब एक चीज़ और समझिएगा कि जो पीसेज है यानी कि मछली है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रिक्थीज का मतलब होता है जिसमें कार्टिलेज पाया जाएगा, यानी कि उपास्थि पाया जाएगा। लेकिन ऑस्टिकथीज क्या होता है, जिसमें ऑस्टिया यानी कि हड्डी, अस्थि पाई जाएगी, ठीक है। यानी कि जिस मछली में कार्टिलेज यानी कि उपास्थि पाया जाएगा उसको बोलेंगे कॉन्ड्रिक्थीज, और जिस मछली में अस्थि यानी कि बोन पाया जाएगा उसको बोलेंगे ऑस्टिकथीज, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिएगा कि ये कॉन्ड्रिक्थीज है यानी कि जिसमें कार्टिलेज पाया जाएगा जिस मछली में, उसमें वायु कोष नहीं पाए जाएंगे,
ठीक है, वायु कोश यानी कि एयर सैक आपको नहीं पाया जाएगा। लेकिन ऑस्टिकथीज वाली मछली में आपको वायु कोश यानी कि एयर सैक पाया जाएगा। अंतर क्या है कि जिसमें वायु कोश नहीं पाया जाता है इसलिए ये श्वसन के लिए जल में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको वो तभी श्वसन के लिए यूज कर सकते हैं जब उनके पास वायु कोश होगा, एयर सैक होगा। ठीक है, इसलिए ये मछलियाँ क्या होंगी, जिनके कॉन्ट्रैक्टाइल मछलियाँ, ये ज़्यादा अंदर पानी के नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर वो पानी के ज़्यादा अंदर चल जाएंगी तो फिर उनको ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर सतह पर आना पड़ेगा। इसीलिए ये मछलियाँ क्या करती है, पानी में ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है, ये सतह के ऊपर ही तैरते रहती है। ठीक है, और जबकि इस मछली का बात करेंगे तो इसमें वायु कोश पाया जाता है, इसलिए ये जल में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए कर सकती है। इसलिए ये मछलियाँ पानी की सतह में भी रहती है तथा पानी की गहराई में भी पाई जाती है, पूरा नीचे भी चली जाती है। ठीक, अब दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। टॉर्पीडो सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्टाइल का एग्जाम्पल कौन है? टॉर्पीडो, जिसको इलेक्ट्रिक फिश बोलते हैं। ट्राइगॉन, जिसको विषदंश। ठीक है, ट्राइगॉन एक ऐसा मछली है जिसमें विषदंश पाया जाता है। विषदंश यानी कि विष पाया जाता है जो इससे मार सकता है, इससे बच के रहना है। अगला है स्कालियोडोन। स्कालियोडोन जो है इसको डॉग फिश भी बोलते हैं। ठीक है, डॉग फिश हम आपको बताए थे। डॉग फिश और किसको बोलते हैं? चलिए ऊपर हम आपको दिखा देते हैं, आपको लगेगा कि हम नहीं बताएं। डॉग फिश बोलते हैं शार्क को। स्कॉल्डियन, ये स्कॉल्डियन एक तरह का शार्क ही है। देखिए यहाँ पे, तो स्कॉल्डियन यानी कि डॉग फिश, स्कॉल्डियन है ना, यानी कि डॉग फिश। और ये जो है एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल है, यानी कि इसमें हड्डी नहीं पाया जाएगा, कार्टिलेज पाया जाएगा, हड्डी की जगह उपास्थि पाया जाएगा। प्रिस्टीज को बोलते हैं आरा मछली। ये हज़ारों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरा मछली को क्या बोलते हैं? प्रिस्टीस बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आपको लगेगा कि कभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, आप ल्यूसेंट पर उठा के देख लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि पढ़ना कैसे है। लेकिन पढ़ना आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कोई चीज़ सिस्टमेटिक वे में दिया जाएगा, समझा के बताया जाएगा। तो इसको समझना ऐसे है कि ऑस्टिकथीज क्या है, जिसमें हड्डी पाई जाएगी, वायु कोश पाया जाएगा, ये पानी के ज़्यादा गहराई में रह सकती है। इसका एग्जाम्पल आपको देखना होगा। जैसे ऑस्टिकथीज का एग्जाम्पल देखते हैं, एक्जोसिस्ट। ठीक है, एक्जोसिट्स, और ये इसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश। तो देखिए ऊपर में भी आपको हम बताए हुए हैं फ्लाइंग फिश। यहाँ देखिए, कहाँ गया फ्लाइंग, यहाँ देखिए फ्लाइंग फिश, सकर फिश, ये सब ट्रू फिश का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये समझिएगा कॉन्ट्रैक्टाइल और ऑस्टिकथीज ये दोनों ट्रू फिश है। इसमें जो भी एग्जाम्पल बता रहे हैं ये ट्रू फिश का एग्जाम्पल है, ये वास्तविक मछलियाँ हैं। ठीक, तो एक्जोसिटस जो है वो फ्लाइंग फिश है। इसका आपसे नाम पूछ सकता है, फ्लाइंग फिश किसको बोलते हैं? एक्जोसिट्स। और एक्वेरियम बेटा ये बड़ा फेमस है क्योंकि इसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, ये लड़ते रहता है हमेशा। हिप्पोकैम्पस हम पहले बता चुके हैं, सी हॉर्स या सी फिश भी बोलते हैं इसको। और ये आपको सबसे धीमी चलने वाली मछली है, हम बताए थे सबसे धीमी। इसको आप मैमल्स मत मारिएगा, गलती कर दीजिएगा। और अगला खाने योग्य मछलियों का एग्जाम्पल है लोबियो, रोहू, कतला और मृगला। तो ये आपको अगर मछली समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा कि इसमें क्या समझ में नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है कि मछली से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे मैंने इसमें अटैच कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, एम्फीबियंस का बात करते हैं। उभयचर वर्ड से समझिए कि ये पानी में भी रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं। स्टडी ऑफ एम्फीबियंस को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। और याद रखिएगा स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को भी यही बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, ये भी ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं, यानी कि ये अंडा देते हैं। ठीक है, हम आपको पहले बता दिए थे, शुरू का 4 को अंडा देते हैं, लास्ट में मैमल्स हम बता देंगे अंडा भी देते हैं और बच्चा भी देते हैं। इनके शरीर पर सल्क, स्केल, बाल और पंख तीनों नहीं पाया जाएगा। समझ लीजिए, सल्क, स्केल हम पहले पढ़े थे। स्केल्स किस में पाया जाता है? मछली में स्केल पाया जाता है। बाल मैमल्स में पाया जाता है, पंख बर्ड्स में पाया जाता है। लेकिन ये एम्फीबियन ऐसा चीज़ है जिसमें स्केल्स भी नहीं पाया जाएगा, बाल भी नहीं पाया जाएगा, पंख भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठाना है, बहुत ज़रूरी है। इनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, इनकी स्किन क्या होती है? सॉफ्ट होती है। और इनकी स्किन पर ग्लैंड भी पाया जाता है। ये आप दिमाग यहाँ पर लिख देते हैं, ग्लैंड। स्किन पर ग्लैंड भी पाया जाएगा, ग्रंथि। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, स्किन पर ग्रंथि पाया जाता है, इसलिए ये सॉफ्ट होती है। स्किन से ही ये सांस लेती है ना, समझ लीजिएगा। ये लंग्स, स्किन और गिल तीनों से सांस लेती है। समझिएगा, जब लार्वा के कंडीशन में रहती है, लार्वा यानी कि छोटा रहती है एम्फीबियन, उस समय ये क्लोम यानी कि गिल से सांस लेती है, गलफड़े से सांस लेती है। ठीक है, जब थोड़ा सा बड़ा होगी तो वो स्किन से सांस लेगी। ठीक है, स्किन से। और जब स्थल पर रहेगी तो वो लंग्स से सांस लेगी। यानी कि हम बताए थे ये स्थल और पानी दोनों में रह सकते हैं। तो जब इनको जल में रहना होगा तो ये क्या करेगी?
गिल से सांस लेगी, गिल से, ठीक है। जब इनको थल में यानी कि ज़मीन पर रहना होगा तो ये लंग्स से सांस ले लेगा। और बहुत ऐसा कंडीशन है जब बच्चा रहेगा उस समय स्किन से भी सांस ले सकता है। आगे आते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है यानी कि पोइकिलोथर्मिक है, अनियत तापी है, यानी कि ये अपना टेम्परेचर जो है क्या बोलते हैं जगह के हिसाब से चेंज कर सकता है बॉडी टेम्परेचर। इनके कान का पर्दा को हम लोग बोलते हैं टिम्पैनम, और इसमें 2 जोड़ी पैर होता है, बताए थे 2 जोड़ी, यानी कि 2 को पीछे 2 को आगे, 2 जोड़ी पैर होगा, ठीक है। और सभी पैर 2 को पीछे 2 को आगे, और सब में 5-5 उंगली होगा, यानी कि सभी पैर में 5 उंगली होगी। अंतः कंकाल यानी कि इसका जो हड्डी है वो पूरी तरह से बोन्स का बना होगा, यानी कि देखिए मछली वाला में हम लोग क्या पे पढ़े थे, पीसेज वाला मछली वाला में, इस पे बोन भी होगा और कार्टिलेज भी होगा, कार्टिलेज भी होगा, यानी कि हड्डी भी होगा, उपास्थि भी होगा। लेकिन ये देखिए अपने आप को थोड़ा सा डेवलप किया है, और डेवलप करके ये क्या करता है, बोन्स जितने भी कार्टिलेज है उसको बोन्स में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि इसमें कार्टिलेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोन है, ठीक है। इसका हार्ट 3 चैम्बर का होता है, मछली में पढ़े थे कि 2 चैम्बर का हार्ट था, ठीक है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। यहाँ पर क्या 3 चैम्बर का हार्ट है, तो 3 में से 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 1 नीलय, ठीक है। आगे आते हैं, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हम पढ़े थे जब मानव वाला चैप्टर पढ़े थे तो हम बताए थे कि मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और आपको बताए थे कि लामा एक जानवर है ना, लामा और ऊँट इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हम आपको एक्सेप्शन बताया था, अपवाद बताए थे। लेकिन एक अपवाद और है कि एम्फीबियन जो है, एम्फीबियन उसके आरबीसी में एम्फीबियन के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें मलाशय होता है, जैसे मलाशय जिससे आप अपना लेटरिन बाहर निकालते हैं, तथा मूत्रवाहिनी जिससे आप टॉयलेट बाहर निकालते हैं, ये दोनों एक ही छिद्र में खुलता है। यानी कि यहाँ से आप खाना खाएं, खाना खा के जो आपका निकलेगा लेटरिन, और मूत्र करने के लिए पानी जो जमा होगा वो निकलेगा, वो एक ही छेद से बाहर, यानी कि मूत्र और लेटरिन दोनों एक ही छेद से बाहर होगा। इस छेद को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोएमा बोलते हैं। ये बार क्लोएका, ये बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको क्लोएका बोलते हैं, क्लोएका, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो एम्फीबियन है उसमें ग्रीष्म निष्क्रियता होती है और शीत निष्क्रियता होती है। ग्रीष्म निष्क्रियता को बोलते हैं एस्टिवेशन, और शीत निष्क्रियता को बोलते हैं हाइबरनेशन। ये समझिएगा, हाइबरनेशन जो है वो आपका विंटर में होता है, और एस्टिवेशन जो है आपका समर में होता है। दोनों में अंतर समझिए। ये एक डॉर्मेंसी, हाइबरनेशन समझते हैं, ये जनरली भालू में होता है, ठीक है। भालू लोग को दिखिएगा ठंडा जगह में क्या करे, जब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा ना तो एक बंद गुफा में जाके या बंद जगह पर जाके अपने आप को शांत कर लेगा, और 1-2 महीना उठबे नहीं करेगा, सुतल रहेगा। तो भाई मर नहीं जाएगा, बोलेगा मरता क्यों नहीं है सर, तो इतना फैट उसके शरीर में जमा रहता है, उस फैट से वो क्या करता है, एनर्जी लेता है, और एनर्जी लेके अपना एकदम शरीर को मिनिमम एनर्जी खर्च करता है, ठीक है। यह एक डॉर्मेंसी अवस्था है, यानी कि निष्क्रियता का अवस्था है, कोई काम नहीं, लगेगा मर गया वो, ऐसा हो जाएगा कि मर जाएगा। जहाँ एनिमल अपना बॉडी टेम्परेचर और मेटाबॉलिक रेट, यानी कि खाना पचाने का रेट भी कम कर लेगा। खाना पचाएगा तब ना उसका शरीर, उसको बाथरूम लगेगा ही नहीं, मेटाबॉलिक रेट कम कर लेता है, तथा कई दिनों तक अपने बॉडी में स्टोर्ड फैट जो है उससे एनर्जी लेकर शांत और निष्क्रिय रूप में रहता है। इसका एग्जांपल भालू है। लेकिन भालू एम्फीबियन नहीं है, एम्फीबियन सारा एम्फीबियन यही करता है, लेकिन भालू जो है एक ऐसा मैमल्स है, वो भी ऐसा करता है। तो आपको ये समझाने के लिए भालू बताया है। एम्फीबियन यही करता है, जब इसको लगेगा कि इसका टेम्परेचर जो है इसके अनुकूल नहीं है तो ये अपने आप को हाइबरनेशन में ले जाएगा या एस्टिवेशन में। एस्टिवेशन जो गर्मी का मौसम, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो ये क्या करेगा, एक डोर्मेंसी अवस्था में आ जाएगा, जहाँ एनिमल अपना मेटाबॉलिक रेट यानी कि पचाने की क्षमता और एक्टिविटी, शरीर का एक्टिविटी, हाथ पैर हिलाना बंद कर देगा। हिलाएगा, हाथ पैर हिलाएगा, उससे भी तो एनर्जी खर्चा होगा, तो उसको कम कर देगा। और ये गुफा में या ठंडी स्थानों में जाकर अपना निष्क्रिय रूप से रहते हैं और वाटर बचाते हैं, पानी बचाते हैं। गर्मी के समय में पानी ज़्यादा लॉस होता है, तो ठंडा जगह पे चले जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पानी इनका लॉस कम होगा। इसका एग्जांपल छिपकली भी ऐसा करते हैं। अब इसका एग्जांपल में देख लेते हैं हम लोग, एम्फीबियन का एग्जांपल में कौन कौन है। उभयचर का एग्जांपल फ्रॉग जिसको बोलते हैं, फ्रॉग जिसको हम लोग वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेढक जो है, मेढक के लार्वा को क्या बोलते हैं, टेडपॉल, क्या बोलते हैं, टेडपॉल। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि मछली के लार्वा मेढक के लार्वा को क्या बोलते हैं, टेडपॉल बोलते हैं, है ना। मेढक को फाड़ के आदमी बीच से एक्सपेरिमेंट भी करता है ना, लैब वगैरह में, और फिर उसको सी देता है तो वो जिंदा हो जाता है, ठीक है। तो मेढक के लार्वा को टेडपॉल बोलते हैं। और लार्वा से वयस्क बनने तक का प्रक्रिया, यानी कि ये जो टेडपॉल है
ये टेडपोल लार्वा से जब वयस्क बनेगा, इसका जो प्रोसेस होता है बदलने की प्रक्रिया, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लगभग 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ। मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं, ठीक है। और ये किस ग्लैंड के द्वारा होता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा। ये जो कंट्रोल होता है लार्वा से वयस्क बनने तक का जो प्रक्रिया है मेटामॉर्फोसिस, ये मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल कौन करता है? तो ये थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। और आप ये भी समझिएगा कि थायराइड ग्लैंड, अब बोलिएगा ग्लैंड कहाँ से आ गया? हम पहले आपको बताए थे कि इनके स्किन जो है चिकनी होती है, स्किन जो है इनकी सॉफ्ट होती है, जिस पर ग्लैंड पाया जाता है, बता दिए थे। आप ये मत सोचिएगा ग्लैंड नहीं होता है, ग्लैंड होता है। तो ये था आपका एम्फीबियन। अब आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप का बात करते हैं। सरीसृप इसको किसको बोलते हैं? जो रेंगने वाले जीव होते हैं। और ये जनरली आपको मेसोजोइक युग में मिलते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेप्टाइल्स की उत्पत्ति कहाँ पर होती है या कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये मेसोजोइक युग में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये रेंगने वाला जीव सामान्यतः ये स्थल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सामान्यतः स्थल में रहेंगे, लेकिन कुछ जो है इसमें से वो जल में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। ये जनरली ओविपेरस होते हैं, यानी कि अंडज होते हैं, ठीक है। और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी कि पॉइकिलोथर्मिक अनियतापी, ठीक। ये सब बता दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। इनकी बॉडी पर एपिडर्मल हॉर्नी स्केल्स पाए जाते हैं, यानी कि इनका जो स्किन है, बॉडी है, उसका बाहरी त्वचा पर कांटेदार हॉर्नी यानी कि कांटेदार सल्क स्केल यानी कि सल्क पाए जाते हैं। हम पहले बताए थे इसके पहले जब बताए थे एम्फीबियन, तो उसमें हम बताए थे कि इसमें स्केल्स भी नहीं पाया जाएगा, बाल भी नहीं पाया जाएगा और पंख भी नहीं पाया जाएगा। स्केल्स हम बताए थे मछली में पाया जाता है, और अभी हम लोग पढ़ लिए स्केल जो है रेप्टाइल्स में भी पाया गया, ठीक। तो स्केल आपका दोनों जगह पाया गया। पंख जो है वो बर्ड्स में पाया जाएगा और बाल जो है वो मैमल्स में पाया जाएगा, ठीक। तो ये आपको समझना है कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। इनकी त्वचा ड्राई होती है। देखिए अंतर आपसे पूछेगा कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या अंतर है, यानी कि उभयचर और रेप्टाइल्स में क्या अंतर है। तो समझिए कि इनकी त्वचा जो है, रेप्टाइल्स जो है, ये रेप्टाइल्स, इनकी त्वचा जो है शुष्क होती है, ड्राई होती है, जिस पर ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। लेकिन जब हम आपको एम्फीबियन पढ़ाए थे, एम्फीबियन, तो उसका स्किन सॉफ्ट होता था, ड्राई नहीं था, सॉफ्ट था, ठीक है, नमी था उसमें, जिस पर ग्रंथियाँ पाई जाती थी। तो ये आपको सबसे बड़ा अंतर है किसका? रेप्टाइल्स और एम्फीबियन का। आगे, ये श्वसन किससे करते हैं रेप्टाइल्स? फेफड़ों और लंग्स से। इनका उत्सर्जन किससे होता है? किडनी या वृक्क से। जो हम लोग भी किडनी से करते हैं, ये भी किडनी से करते हैं। इनके शरीर में बाह्य कर्ण यानी कि पिन्ना नहीं पाया जाता है, ठीक है। मछली में भी नहीं पाया जाता था, आपका एम्फीबियन में भी नहीं पाया गया, आपका इसमें भी नहीं पाया गया, ठीक है, रेप्टाइल्स में भी नहीं पाया गया। लेकिन रेप्टाइल्स यानी कि सांप में एक चीज़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें बाह्य कर्ण तो नहीं पाया जाएगा, यानी कि पिन्ना नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसके पास कान का पर्दा भी नहीं पाया जाएगा, कान का पर्दा। लेकिन कान का पर्दा जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, लेकिन कान का पर्दा जैसी एक संरचना पाई जाएगी जो उसके जबड़े से जुड़ी रहती है। वो संरचना उसके जबड़ा से जुड़ा रहता है, ठीक है, जो वाइब्रेशन, कंपन को महसूस करता है। देखिएगा सांप जो है सुन नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन समझ जाएगा कि उसके पीछे से आवाज़ आ रहा है कि आगे से, तो कान से नहीं सुनता, वो जमीन जो वाइब्रेट करता है ना, उस वाइब्रेशन को वो समझ लेता है। क्यों? क्योंकि उसके कान का पर्दा तो नहीं होता है, लेकिन कान के पर्दे जैसी एक संरचना पाई जाती है जो उसके जबड़े से जुड़ी रहती है, वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करती है, सुनती है, महसूस करती है। ये आपको समझना होगा, ये स्पेशल गुण है रेप्टाइल्स का। इसका भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो हम पहले बता दिए। मछली का 2 चैम्बर, एम्फीबियन का 3 चैम्बर, रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर। अभी तक ऐसे ही चला, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर। अब पक्षी में आएंगे तो 4 चैम्बर, मैमल्स में आएंगे तो 4 चैम्बर। तो आपको इस तरह याद रखना है रिलेट करके। 3 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें से 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, यानी कि 2 आलिंद 1 निलय। अपवाद में देखते हैं इसका अपवाद मगरमच्छ और घड़ियाल। मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये इसमें आपको 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है, ठीक है। इसमें मुख के अंदर एक विष दंत होता है जिसमें जहर होता है, ठीक है। उसके ऊपरी जबड़े में मैक्सिलरी टिथ, यानी कि मैक्सिलरी टिथ जो जिसमें विष दंत पाया जाता है ना, वो हमेशा ऊपर वाला जबड़ा में पाया जाएगा, सांप का ऊपर वाला जबड़ा में, और उस दांत को बोलते हैं मैक्सिलरी टिथ बोलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स का। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कच्छप यानी कि टर्टल, इसका साइंटिफिक नेम शिलोन, ठीक है। कछुआ का बात करते हैं तो टॉर्टोइज, साइंटिफिक नेम टेस्टूडो। एलिगेटर, क्रोकोडाइल, डायनासोर जो कि अब लुप्त हो चुका है, ये भी माना जाता है कि ये रेप्टाइल्स था, ये माना जाता है, ठीक है। हम इसलिए आपको यहाँ बता दिए। उद्यान छिपकली जो आपका गार्डन छिपकली, उसको बोलते हैं कैलोटेस। अब देखिए घरेलू छिपकली जो घर के हम लोग दीवार पे पाए जाता है छिपकली, उसको बोलते हैं हेमीडेक्टाइलस। वृक्ष मतलब पेड़ पे रहने वाली छिपकली, उसको बोलते हैं चैमेलियन।
और उड़ने वाली छिपकली उसको बोलते हैं डैनक्रो। ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपको नाम याद रखना, पाइथन जिसको अजगर बोलते हैं, ठीक है। और करेत, बुगैरस, किंग कोबरा, ये सब भी रेप्टाइल्स में आ जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारा सांप है, रेप्टाइल, स्नेक, ये वो दिस दैट, है ना। तो आप उतना याद करने चलिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। नाजा नाजा इसका साइंटिफिक नेम है सांप का, नाजा नाजा, ठीक है। नाजा नाजा भाई, आदमी बोलता है जा जा, है ना, सांप को बोलता है भाग जा भाई, यहाँ रह मत, लेकिन उल्टा है, नाजा नाजा बोल रहा है। भाई कौन सांप को बुलाएगा अपने घर में, नाजा नाजा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे, सांप के जहर में क्या पाया जाता है? जू टॉक्सिन, जू टॉक्सिन जहर पाया जाता है। बहुत जगह आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और एक हीमोटॉक्सिन, इस दो टाइप के जहर में इसको डिवाइड किया गया है। छिपकली यानी कि गिरगिट, गिरगिट के शरीर में क्रोमेटोफोर नामक पदार्थ पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जो जिसके कारण गिरगिट जो है अपना रंग बदलता है, ठीक। आपसे पूछेगा गिरगिट जो है, छिपकली जो है गिरगिट, वो अपना रंग कैसे बदलता है? तो उसके क्या बोलते हैं, शरीर में एक क्रोमेटोफोर नामक पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जो उसका रंग बदलने में हेल्प करता है, ठीक। सबसे पहले उड़ने वाला रेप्टाइल्स कौन है? टेरोसोरस, ये भी आपको याद रखना है। स्टडी ऑफ लिजार्ड का बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सॉरोलॉजी, और स्टडी ऑफ स्नेक्स का बात करते हैं, सांप का अध्ययन, तो ये हो जाएगा ऑफिडियोलॉजी या ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी, ऑफिडियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी। लिजार्ड यानी कि छिपकली। चलिए अब आते हैं एव्स यानी कि पक्षी का बात करते हैं। स्टडी इसका, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और एक सबसे बड़े बर्डमैन किसको बोला जाता है? पक्षी मैन, वो बोला जाता है सलीम अली को, ठीक है, सलीम अली। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है, और सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? सॉरी, सलीम अली नेशनल पार्क नहीं, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, ठीक, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगे आते हैं, पक्षी भी क्या होते हैं? ओविपेरस, यानी कि अंडा देते हैं, अंडज होते हैं। ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी कि टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होता है, नियत तापी जीव है, होम्योथर्मल एनिमल है। और इनका हार्ट फिर 4 चैम्बर्ड, इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, यानी कि 2 आलिंद और 2 नीलय, ठीक। आगे आते हैं, इनका शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है, सिर, गर्दन और धड़, यानी कि बॉडी, ठीक है। इनके अग्रपाद, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि 2 जोड़ी पैर होता था किसमें? रेप्टाइल्स वगैरह में, 2 आगे 2 पीछे। तो जो आगे वाला पैर था 2, जो अग्रपाद था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? पंख में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है पंख जो है किसका रूपांतरित रूप है? तो अग्रपाद का रूपांतरित रूप है। अग्रपाद, आगे वाला पैर जो है वो बन गया है पंख के रूप में, रूपांतरित हो गया है, ठीक है। और ये जो पंख होता है पक्षियों का पंख, इनके पंख में निमेटो बोन पाया जाता है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा बोन पाया जाता है? निमेटो बोन पाया जाता है, जिसके कारण इनका पंख लचीला और मुलायम होता है, ठीक। और ये जो बोन होता है इसमें, बोन, इनकी बोन्स अंदर से खोखली होती है, मतलब यानी कि पक्षी की जो हड्डी होती है अंदर से खोखली होती है, जिसमें वायु भरा होता है, ठीक है, इसलिए जिसको वायु कोष बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको पक्षी को उड़ने में मदद करती है, हल्का बना देती है, हवा भरा रहेगा तो वो हल्का हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, तो उड़ने में उसको आसानी करेगा। पक्षियों का चोंच का बात करें, बीक, चोंच यानी कि बीक, तो वो किरेटिन प्रोटीन का बना होता है। किस प्रोटीन का बना होता है? किरेटिन प्रोटीन का बना होता है। और अंगुलियाँ जो होती है इनकी उंगलियों में नाखून पाया जाता है। जैसे हम लोग की उंगली में नाखून पाया जाता है मानव में, मैमल्स में, उसी तरह पक्षियों की उंगलियों में भी नाखून पाया जाता है, सेफ्टी के लिए, शिकारों को पकड़ने के लिए, चीरने के लिए नाखून पाया जाता है। इनका उत्सर्जन अंग जो है वो किडनी है, वृक्क है, ठीक है। और श्वसन अंग लंग्स है, फेफड़ा है। देखिए, उत्सर्जन अंग इनका किडनी है, जो हम लोग का भी उत्सर्जन अंग किडनी ही होता है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि इनके अंदर मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग का पेशाब कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र स्टोर होता है, तो ये मूत्र को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे इनको टॉयलेट लगे ये तुरंत कर देंगे, ये पेशाब को रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है, थैली नहीं पाई जाती है। आगे साउंड बॉक्स का बात करते हैं, तो इसको पक्षियों में जो साउंड बॉक्स होता है यानी कि जहाँ से आवाज़ निकलती है पक्षियों की, उसको बोलते हैं सिरिंग्स, ठीक है, सिरिंग्स। जबकि मानव में जो साउंड बॉक्स होता है उसको लिरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, साउंड बॉक्स बोलिए या वॉइस बॉक्स बोलिए, बात एक ही है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पक्षियों का, जो बहुत ज़रूरी है। पीजन यानी कि कबूतर, इसका साइंटिफिक नेम है कोलम्बिया लिविया। पीकॉक यानी कि मोर का बात करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है पोवा क्रिस्टेटस। इसको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपका राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे राष्ट्रीय फूल आपका था कमल, ठीक है, कमल, तो आपको इसका भी साइंटिफिक नेम याद रखना है, ठीक है।
नीलम्बो न्यूसीफेरा ऐसे करके कुछ नाम है ना। तो आपको ये सब याद रखना है। राष्ट्रीय वर्ड से रिलेटेड जो भी है, जैसे बाघ है तो पैंथेरा टिग्रिस है ना, वो राष्ट्रीय पशु है, इसलिए आपको याद रखना है। कुकू, कुकू यानी कि कौवा है ना, यह दूसरे के घोंसले में अपना अंडा देती है। और कौवा का साइंटिफिक नेम है कॉबर्स, कॉबर्स, ये भी आपको याद रखना है। पेंगुइन, पेंगुइन जो है यह समुद्र के किनारे तथा बर्फीले जगह पर रहते हैं, ये उड़ नहीं सकते, आपको याद रखना। नहीं उड़ने वाला पक्षी आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन में दे देगा इनमें से कौन पक्षी उड़ नहीं सकते, तो वो चारों ऑप्शन आपको दे देगा, आपको याद रखना है। एक पेंगुइन भी होता है जो उड़ नहीं सकता है। स्विफ्ट, स्विफ्ट का बात करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवाविल, आवाविल, ये सबसे तेज़ उड़ने वाली पक्षी है, ठीक है। और ये याद रखिए सबसे तेज़ उड़ती क्यों है, क्योंकि इसका चोंच जो होता है आगे में, ठीक है, वो इस शेप का होता है, एकदम आगे में नुकीला। इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप, स्ट्रीम लाइन शेप, यानी कि जब भी यहाँ हवा आएगी तो टकरा के ऊपर चली जाएगी, यहाँ हवा आएगी टकरा के नीचे आ जाएगी, यानी कि ये हवा को काटते हुए तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। अगर मान ली इनका शेप आगे में चपटा होता तो हवा इनको रोक देती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हवा टकरा के निकल जाता है, हवा इसको रोक नहीं पाता है, हवा इसका अवरोधक नहीं बन पाता है, ठीक है। इसलिए स्विफ्ट जो है वो सबसे तेज़ उड़ने वाली पक्षी है। क्यों? क्योंकि इसका शेप जो है स्ट्रीमलाइन शेप होता है। वही मछली का बात करते हैं तो मछली के आगे भी ऐसा शेप होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए जेट एयरवेज बनाया गया है, जो हमारा एरोप्लेन्स वगैरह है वो इसी टाइप का बनाया जाता है, स्ट्रीमलाइन शेप का, ठीक है, ताकि उनका स्पीड बढ़ाया जा सके। कार वगैरह का शेप आप देखिएगा उसी टाइप का, स्विफ्ट वर्ड से यूज हुआ है, स्विफ्ट डिज़ायर, ठीक है। तो ये भी आपका इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका शेप की वजह से, स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है, ये ज़्यादा स्पीड पकड़ती है। कीवी का बात करें तो ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है ना। न्यूजीलैंड को कीवीज़, जो न्यूजीलैंड के पर्सन होते हैं उनको कीवीज़ भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये पक्षी भी उड़ नहीं सकता, आपको याद रखना, कीवी भी उड़ नहीं सकता, ठीक है। हमिंग बर्ड का बात करते हैं, हमिंग बर्ड तो ये सबसे छोटा पक्षी है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, और इसका अंडा दुनिया का सबसे छोटा अंडा होता है, सबसे छोटा अंडा। और ये जमैका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जमैका में। और ये इसका एक और खासियत क्या है कि ये पीछे की ओर उड़ सकने में सक्षम है, पीछे की ओर उड़ सकने में, यानी कि आपको लगेगा कि ये आगे जा रही है जबकि ये पीछे आते रहेगी, ठीक है, यानी कि ये धोखेबाज है ना, अपने शिकार को धोखा देती है, उस शिकार को पीछे से आके पकड़ लेगी। शुतुरमुर्ग का बात करते हैं, ऑस्ट्रिच, इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रूथियो, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, ये उड़ नहीं सकता है, ठीक है, और इसका अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा सेल जो है कोशिका, वो इसका अंडा ही होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, एक यूनिसेलुलर होता है ये। एमू का बात करें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। पहला तो हो गया सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, ठीक है, जो उड़ नहीं सकता, ये एमू भी उड़ नहीं सकता, ठीक है, एमू भी उड़ नहीं सकता। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडा देती है, सबसे बड़ा अंडा देती है शुतुरमुर्ग, क्योंकि ये सबसे बड़ा पक्षी है। दूसरा सबसे बड़ा अंडा देगी कौन? एमू, क्योंकि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है, ठीक। स्पैरो का बात करते हैं तो गौरैया, तोता का बात करते हैं तो तोता का साइंटिफिक नेम क्या है? सिटिकुला। तो ये था आपको बर्ड से रिलेटेड जितने भी जानकारी थी मैंने बता दिया। अब आते हैं मैमल्स यानी कि स्तनधारी का बात करते हैं, ठीक है। स्तनधारी में बाह्य कर्ण यानी कि पीना पाया जाता है, ठीक है, और ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी कि होम्योथर्मल, यानी कि ये नियत तापी हैं, यानी कि कुछ भी हो जाए हम लोग अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे, ना इससे बढ़ाएंगे ना इससे घटाएंगे, ठीक। आगे आते हैं, त्वचा पर बाल या रोम पाए जाते हैं, त्वचा पर बाल या रोम पाए जाते हैं, और किसके? मैमल्स के, ठीक है। तो हम लोग देखिए हाथ में बाल पाया जाता है, रोम वगैरह पाया जाता है। त्वचा पर श्वेत ग्रंथि या तेल ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, ये भी पाई जाती है। ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तथा इनमें मेमोरी ग्लैंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैमल्स जो है, इनको मैमल्स इसलिए इनका प्रॉपर्टी है क्योंकि ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है, और इनमें मेमोरी ग्लैंड यानी कि दुग्ध ग्रंथि पाई जाती है। हम आपको बताए थे कि जो आपका एम्फीबियन था, एम्फीबियन, उनका स्किन सॉफ्ट होता था, क्यों? क्योंकि उसमें ग्लैंड पाए जाते थे, ग्रंथि पाई जाती थी, ठीक है। उसी तरह रेप्टाइल्स आए, तो रेप्टाइल्स में ड्राई स्किन हो गया था, ड्राई स्किन, क्यों? क्योंकि उसमें कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती थी, ठीक। उसी तरह हम लोग बात करते हैं, ये जो स्किन ग्लैंड है, जो आपका स्किन ग्लैंड पाया जाता था, यही मॉडिफाई होके बाद में मेमोरी ग्लैंड बना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉडिफाइड स्किन ग्लैंड्स जो है वही आपका मेमोरी ग्लैंड है। तो मेमोरी ग्लैंड एक्चुअली में है क्या? दुग्ध ग्रंथि है क्या? ये मॉडिफाइड स्किन ग्लैंड्स है,
ठीक है। आपको 2 हार्मोन वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथि तंत्र, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि 2 हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये आपका पीयूष ग्रंथि ही निकालता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये दूध का निर्माण करता है, ठीक है, सिर्फ दूध बनाएगा। लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये दूध का स्राव करता है, दूध निकालने में, दूध सिक्रेट करने में हेल्प करता है। एक चीज़ और समझिए, जो गाय भैंस को जो क्या बोलते हैं इंजेक्शन देते हैं, वो ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन देते हैं, जिससे गाय भैंस ज़्यादा दूध देने लगे, ठीक है। 2 पैर 2 हाथ पाया जाएगा या 4 को पैर पाया जाएगा मैमल्स का, या तो 4 को पैर पाया जाएगा या तो 2 हाथ 2 पैर, ऐसे करके डिवाइड होगा, ठीक है। कंगारू का बात कीजिएगा तो कंगारू में देखिएगा आपको क्या होता है कि 2 पैर पीछे वाला बड़ा होगा और आगे वाला 2 पैर एकदम छोटा छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कंगारू का है, लेकिन 2 हाथ 2 पैर है, मतलब वही है, 4 को चीज़ होगा, क्वाड्रप्ट होगा, क्वाड्रप्ट यानी कि 4 चीज़ होगा उसमें, या 2 हाथ 2 पैर, जो भी हो उसको डिवाइड कर दीजिए। इसमें क्या होगा, आहार नाल, यानी कि आहार नाल के लिए अलग छेद होगा, गुदा द्वार, और मूत्र वाहिनी के लिए अलग छेद होगा, मूत्र द्वार, यानी कि लेटरिन अलग रास्ते से निकलेगा और मूत्र अलग रास्ते से निकलेगा। दोनों का उत्सर्जन अलग अलग छिद्रों के द्वारा होता है, जबकि हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि सेम छिद्रों के द्वारा होता था, एम्फीबियन वगैरह में पढ़े थे। 4 चैम्बर्ड हार्ट, मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, 2 आलिन 2 नीलय। इसमें जो वॉइस बॉक्स होता है वो लिरिंग्स कहलाता है। और बर्ड्स का क्या पढ़े थे, सिरिंग्स, इसमें लिरिंग्स, यानी कि, और लिरिंग्स में क्या होता है, 2 वोकल तंतु पाया जाता है जिससे आवाज़ निकलती है, हम लोग का आवाज़ निकलती है। इसको मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मैमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्रोटोथेरिया, दूसरा मेटाथेरिया, तीसरा यूथेरिया। प्रोटोथेरिया उसको बोलते हैं जो अंडा देता है, ओवीपेरस। मेटाथेरिया जो अंडा तो नहीं देता है, ठीक है, लेकिन अल्प विकसित, मतलब पूरा विकसित नहीं देगा, आधा विकसित बच्चा को, इमेच्योर बेबी को जन्म देता है। लेकिन अब बच्चा इमेच्योर है तो वो बाहर निकलेगा तो उसको तो कोई भी मार देगा, तो इसके सुरक्षा के लिए एक झिल्ली पाया जाता है, मार्सुपियल बोलते हैं इसको, मार्सुपियल झिल्ली, ठीक है। कंगारू को देखिए, इसका एग्जांपल में है कंगारू जो अपना बच्चा को उस झिल्ली में, अपनी थैली में छुपा लेती है। एक और एग्जांपल है डेसियोरस, तो ये मेटाथेरिया का एग्जांपल है। उसी तरह प्रोटोथेरिया की बात करते हैं तो ये अंडा देती है, इसका एग्जांपल है एकिडना, ऑर्निथोरिंक्स और मोनोट्रिम। एकिडना का हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्पाइनी एंट ईटर, यानी कि ये चींटी को खाती है। और ऑर्निथोरिंक्स इसको बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस, इसी का नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस, और ये प्रोटोथेरिया का एग्जांपल है। उसी तरह आता है यूथेरिया, यानी कि जो जरायुज को जन्म देती है, यानी कि विविपेरस, यानी कि सीधा बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को कुछ दिन तक पेट में रखेगी, जैसे मानव 9 महीना तक रखता है, हाथी जो 600 कुछ दिन रखती है, तो ये आपको बच्चे को जन्म रख के सीधा बच्चे को जन्म देगी, तो ये यूथेरिया हो गया। क्या हो गया, यूथेरिया। ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है, यानी कि ये अल्प विकसित नहीं था, अल्प विकसित बच्चा को जन्म देता था कौन, मेटाथेरिया। उसके लिए वो थैली होता था, यानी कि मार्सुपियल झिल्ली, जिसमें बच्चा को सुरक्षा देता था। इसका एग्जाम्पल लेते हैं मानव, हाथी, बंदर, चमगादड़, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, छुछुंदर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब आपका हो जाता है, ठीक। आप समझिएगा, इसमें हाथी इंपॉर्टेंट है, चमगादड़ इंपॉर्टेंट है, ब्लू व्हेल इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है, छुछुंदर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम येलो कलर से ऐसे कर दिए हैं, है ना, सेट कर दिए हैं। अब समझिए, इसमें सबको समझते हैं। बैट यानी कि चमगादड़, इसके पास आँख नहीं होती है, ठीक है, मतलब रात में देखता नहीं है, तो अपना शिकार को कैसे पकड़ता है, शिकार पकड़ने के लिए वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है, पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है, पराश्रव तरंग का यूज करता है, ठीक। तो मान लीजिए कि यहाँ पर शिकार, यहाँ पर बैट है, चमगादड़ है, ठीक है, ये यहाँ से भेजा अल्ट्रासोनिक वेव जाएगा। अगर मान लीजिए कि शिकार है तो शिकार से टकरा के वापस आ जाएगा, इसके पास वापस आ जाएगा, तो ये टाइम देखेगा कि कितना टाइम में वापस आया है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा कि इसका दूरी कितना है। तो सोचिए इसका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग होता है, टाइम देख के ये दूरी बता देगा और जाके शिकार को एग्जैक्ट जगह पर जाकर पकड़ लेगा। तो ये होता है आपका चमगादड़, ठीक है। और ये एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी, एकमात्र, ठीक है, इसलिए इसको फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। डॉल्फिन का बात करते हैं तो डॉल्फिन जो मनुष्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा बुद्धिमान जीव है, मनुष्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा बुद्धिमान जीव है, ठीक। और 18 मई 2010 को गैंगेटिक डॉल्फिन को भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। तो हम लोग का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है, गैंगेटिक डॉल्फिन। और जहाँ भी नेशनल वर्ड जुड़ गया आपको उसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन का साइंटिफिक नाम क्या है, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका।
5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? नेशनल डॉल्फिन डे। नेशनल डॉल्फिन डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा स्तनधारी का बात करते हैं तो ब्लू व्हेल, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? बैलेनोप्टेरा मस्क्यूलस। तो हम बताते हैं ये द्विनाम पद्धति हम आपको बताए थे। तो पहला वाला अक्षर आपको बताएगा जीन्स और दूसरा अक्षर बताएगा आपको स्पेसीज़, ठीक है। तो बैलेनोप्टेरा मस्क्यूलस, तो बैलेनोप्टेरा क्या हो गया? इसका जीन्स हो गया, और मस्क्यूलस क्या हो गया? इसका स्पेसीज़ हो गया। उसी तरह आते हैं, अगर आपका सबसे बड़ा स्तनधारी बोला तो ब्लू व्हेल, लेकिन ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी, तो ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी का बात करेंगे तो हाथी हो जाएगा। सबसे छोटा स्तनधारी का बात करेंगे तो श्रू यानी कि छुछुंदर हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, जिसमें आपको हमने वर्टिब्रेट वाला कंप्लीट करवा दिया, यानी कि कशेरुकी जो जीव है, कशेरुक प्राणी, उसमें 5 को चीज़ कंप्लीट करवा दिए। अगले वीडियो में हम लोग अकशेरुकी जीव, ठीक है, उसको कंप्लीट करवाएंगे। तो ये हमारा एनिमल किंगडम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।